अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा है कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन और मणिपुर की हालिया ईसाई विरोधी हिंसा पर यूरोपीय यूनियन द्वारा चिंता व्यक्त किया जाना मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों के कारण भारत की आंतरिक स्थिति के बिगड़ते जाने का परिणाम है। मोदी सरकार में भारत की छवि विदेशों में दिनों दिन खराब हो रही है। इससे भारत के प्रति वैश्विक समुदाय का विश्वास बढ़ा है। श्री आलम अपने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में बोल रहे थे। शाहनवाज आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के फ्रांस दौरे के समय यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रस्ताव लाकर भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता व्यक्त किए जाने को मोदी सरकार द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उसकी सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। इससे पहले मोदी जी के अमेरिका दौरे के समय भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में भारत में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया था। शाहनवाज आलम ने कहा कि एक समय में भारत तीसरी दुनिया का नेतृत्व करता था। वैश्विक संस्थाओं द्वारा भारत को लोकतंत्र के प्रहरी के बतौर प्रतिष्ठा की नज़र से देखा जाता था। भारत के लोकतंत्र के प्रति वैश्विक समुदाय की बढ़ती चिंता को केंद्र की भाजपा सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इन आलोचनाओं को इस तर्क के साथ खारिज करना कि यह देश का आंतरिक मुद्दा है अतार्किक और गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के अंदर हो रही हिंसक घटनाएं पूरे मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय है। वसुधैव कुटुंबकम का सार भी यही है। इसलिए भाजपा सरकार द्वारा इसे आंतरिक मामला बताना गलत है। इससे वैश्विक स्तर पर देश और अलग थलग पड़ जाएगा और उसके नैतिक साहस में कमी आएगी। तो आइए सुनते हैं शाहनवाज आलम की जुबानी उनकी कहानी। ये इस सिलसिले का 105वां पड़ाव है, यानी आज 105 सप्ताह हो गए, संडेज हो गए जब हम किसी न किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं। और इसका मकसद रहा है कि चीज़ों को थोड़ा गहराई में जाके समझा जाए, देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे सिर्फ एक पासिंग कमेंट से काम नहीं चल सकता, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम लोगों ने हमेशा इसीलिए कोशिश की कि कानून से जुड़े मुद्दों को, संविधान से जुड़े मुद्दों को, समाज, साहित्य, तमाम चीज़ों पे हम बात करें। आज का जो विषय है वो ये है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाते हैं, यूरोपियन यूनियन एक रिजोल्यूशन पास करता है और वो देश में, भारत में बढ़ रहे सांप्रदायिक विभाजन और ख़ासतौर से मणिपुर की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कुछ सख्त टिप्पणियां करता है, जिसको कि भारत सरकार डिनाई करने की कोशिश कर रही है। ये मसला इसलिए बहुत अहम है कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्र का प्रमुख बाहर जाए और इस तरीके की चीज़ें हों। ये उन देशों के साथ होता है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ कहे जाते हैं, जो डिस्टर्ब मुल्क कहे जाते हैं, जहाँ खाना जंगी हो रही हो, युद्ध हो रहा हो, या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति बनी हो, या उसका ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब दर्जे का हो। ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई इस तरह के मुल्क का कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रतिनिधि बाहर जाता है, तो ध्यान आकर्षित करने के लिए या वैश्विक समुदाय अपना विरोध जताने के लिए, अपनी चिंता बेसिकली कहना चाहिए, जताने के लिए इस तरह के अवसरों का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा भारत के साथ अब तक नहीं हुआ था, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो, नेहरू जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बाहर गया हो और कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा संस्थान इस तरीके की टिप्पणी करता हो जिससे लगता हो कि वैश्विक जो समुदाय है वो भारत के लोकतंत्र को लेकर के चिंतित है। आप देखिए कि जो भाषा जो इस्तेमाल की गई है उस रेजोल्यूशन की भाषा में पढ़ देता हूँ। इट अर्ज्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू सीज inflammatory statements, re-establish trust and play an impartial role in mediating। स्पष्ट तौर पे कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक लोग हैं वो इन्फ्लेमेटरी यानी उकसाने वाली भाषा बंद करें, इससे माहौल ख़राब हो रहा है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि री-एस्टैब्लिश ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भरोसे का फिर से दोबारा उसको कायम करने का काम सरकार करेगी। ये बहुत सारे जो 5 कमेटियां हैं, संसदीय कमेटियां यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने एक साझा बयान जारी करके प्रस्ताव पार्लियामेंट में ला करके ये बात कही है। इस पर हमको ये भी देखना चाहिए, आगे ये भी कहा गया है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिविसिव पॉलिसीज प्रमोटिंग हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म,
यानी कि विभाजनकारी राजनीति से प्रेरित जो तौर तरीके हैं, इससे एक तरह से जो सरकार है वो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को लागू कर रही है। हमको ये बात समझना चाहिए कि लोकतंत्र और मेजॉरिटेरियनिज्म में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म को लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसको कि आप सामान्य भाषा में भीड़ तंत्र कह सकते हैं कि ये तादाद के लोग ज़्यादा हैं इसलिए हम उनकी हर बात मानेंगे। ये इसको भीड़ तंत्र कहते हैं, इसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। और मेजॉरिटेरियनिज्म जो है पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसकी मूल भावना के खिलाफ है। तो ये जो भारत में जो कुछ भी हो रहा है इस पे वैश्विक दुनिया की नज़र है। एक बात और कहा गया उस कमेटी की तरफ से, वी आर कॉलिंग ऑन इंडिया टू डू एवरीथिंग विद इन इट्स पावर टू एंड एथनिक एंड रिलीजियस वायलेंस, टू पनिश परपेट्रेटर्स एंड एंड हिंदू एक्सट्रीमिज्म। हम उनसे ये भी अपील करते हैं, ये कहा गया कि भारत वो सब कुछ करे जो वो कर सकता है ताकि वहाँ पे जातीय धार्मिक हिंसा रुके और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सज़ा उनको दिया जाए, दंड दिया जाए और एंड हिंदू एक्सट्रीमिज्म, जो हिंदू चरमपंथ का उभार है, इसको रोका जाए। ये बात यूरोपियन यूनियन ने कही थी। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय यानी कि 2014 से पहले इस तरह से बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट तत्व पकड़े गए थे जिन्होंने एक तय किया था। अगर आप NIA के दस्तावेज देखें, NIA के जो रिवोल्यूशंस थे, जो खुलासे थे, उसको आप देखें तो उसमें इस बात को कहा गया था कि एक धड़ा ऐसा है भारत में जो भारत को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बनाना चाहता है और उसके लिए उसकी क्या क्या प्लानिंग है। इस प्लानिंग में शामिल बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। ये NIA की चार्जशीट में सब दर्ज है। RK सिंह जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, शायद मंत्री भी हैं, पिछली बार भी वो थे, बिहार से आते हैं, उस समय वो NIA में बड़े अधिकारी थे, सेक्रेटरी लेवल के शायद केंद्र सरकार में अधिकारी थे। ये उनके बयान थे उस ज़माने में कि किस तरीके से सेकुलरिज्म को पलट करके एक हिंदू थियोक्रेटिक स्टेट बनाने में अभिनव भारत, RSS और हिंदू महासभा, इस तरह के तमाम संगठन इंडल्स थे। बहुत सारे लोग भी उसमें पकड़े गए थे। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि बिल क्लिंटन जब भारत आए थे 2002 में, तो कश्मीर के उनके दौरे से की पूर्व संध्या पे 36 सिखों की हत्या कश्मीर के चट्टी सिंहपुरा गांव में हुई थी, जो अनंतनाग ज़िले में पड़ता है। आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे जब ये घटना हुई थी, इसमें एक लाइन से लोगों को खड़ा करके मारा गया था। उस समय इस पे बहुत सारे सवाल उठे थे और सिख समुदाय अभी भी मानता है कि वाजपेयी गवर्नमेंट का इसमें रोल था। वाजपेयी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कई बार ये मेमोरेंडम दिया गया, सिख समुदाय ने मांग की कि इसकी जांच कराइए, लेकिन उन्होंने जांच नहीं करवाई। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे और वो NDA के घटक भी थे, उन्होंने घोषणा की कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो घोषणा के तुरंत बाद उनको दिल्ली तलब करके उनको समझाया गया और इस तरह से ये जांच रुक गया। उस समय इस घटना पे बिल क्लिंटन ने अपनी एक बड़ी नेता प्रशासनिक अधिकारी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी किताब की भूमिका में इस बात को लिखा था कि ये घटना हिंदुत्ववादी चरमपंथियों द्वारा अंजाम दी गई थी। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इस पे पूरी दुनिया की नज़र है और हमको इसलिए इसको गंभीरता से देखना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, उसमें भारत भी था। और भारत अन्य मुल्कों से अलग इस मायने में था कि हमने दुनिया को ये दिखाया कि हम बहुत विविधता के साथ भी एक लोकतंत्र के बतौर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे हर अगले चुनाव के बारे में 52 में, 56 में, 65 में ये भविष्यवाणियाँ की कि भारत का आखिरी चुनाव है क्योंकि भारत इतने अंतर्विरोधों को संभाल नहीं सकता। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी उस समय की, नेहरू की, शास्त्री जी की, ये जो पूरी लीडरशिप थी, इसने इस विविधता को जोड़े रखा, अनेकता में एकता के भाव को बनाया और भारत का निर्माण किया। इसलिए अगर आज भारत की एकता और अखंडता के टूटने पे
अंदेशे लगाए जा रहे हैं, चिंता जाहिर की जा रही है। जैसा कि पिछले अमेरिका के दौरे में भी बराक ओबामा ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में जिस तरह से विभाजनकारी राजनीति चल रही है, अगर ये चलता रहा तो भारत का लोकतंत्र के लिए चुनौती है, भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, ये बात कही गई थी। लेकिन जब वो बात कही गई थी तब बराक ओबामा को लेकर के ट्रोल करने की कोशिश हुई थी। भारत सरकार से जुड़े हुए, उनके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की। बराक हुसैन ओबामा पे ज़्यादा जोर दिया गया है बताने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि देखिए मुसलमान है इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये हर चीज़ को आप उस दिशा में लेकर के जा कर के नुकसान देश का कर रहे हैं। देश से जुड़े हुए तमाम लोग जो बाहर हैं, भारत के जो बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भारत सरकार के सांप्रदायिक राजनीति की वजह से उनको भी उन मुल्कों में हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। जातिगत या एक तरह से भारत सरकार की करनियों की वजह से उनको नकारात्मक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ रहा है। तो भाजपा सरकार सिर्फ अगर ये कह दे कि ये आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। वैश्विक दुनिया है, एक वैश्विक दुनिया में तमाम मूल्य वैश्विक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। अगर कहीं किसी का डेमोक्रेटिक राइट छीना जाता है, ह्यूमन राइट पे हमला होता है, तो वो सिर्फ भारत का मसला नहीं हो सकता। अफ्रीका में अपार्थाइड था, वहाँ पे नस्लीय भेदभाव था, पूरी दुनिया के लिए वो चिंता का विषय था। क्योंकि मानव सभ्यता के विकास में हम किसी को ये कह के नहीं छोड़ सकते कि आपका अपना मसला है इसलिए आप हिंसा करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक वैश्वीकरण के समय में, वैश्विक दुनिया के समय में भाजपा के लोग इस अपराध को छिपाने के लिए जो रोज भारत के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के शहर हों, जहां माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, अति पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा, ये आपका आंतरिक मामला नहीं है। भारत अगर कमज़ोर पड़ता है, भारत की एकता अखंडता अगर कमज़ोर पड़ती है, भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन अगर होते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ठीक उसी तरह जैसे किसी दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर कुछ अन्याय होता है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। यही वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये निंदा किए जाने योग्य टिप्पणी है। बेहतर हो कि भारत सरकार अपनी कमियों को दूर करे। आरएसएस और जो राइट विंग के उनके जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एजेंडे पे अगर भारत सरकार चलेगा तो मोदी सरकार चलेगी, तो पूरे भारत की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। भारत की एकता और अखंडता पर भी लोग सवाल उठाएंगे और ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी तक, मैं नेहरू जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े नेता थे, उस ज़माने तक भारत को एक मिसाल के बतौर देखा जाता था कि इतनी विविधता वाले देश को कैसे एक साथ कांग्रेस की सरकार चला रही है। और बहुलतावाद जिसको प्लूरलिज्म कहते हैं, उसके लिए भारत एक मानक माना जाता था, तीसरी दुनिया को दिशा देने वाला एक देश माना जाता था। तमाम जो वैश्विक संस्थाएं थी वो भारत को एक मजबूत लोकतंत्र, एक समावेशी लोकतंत्र के नज़ीर के बतौर देखती थी। ये छवि में जो क्षरण हुआ है, ये भारत के लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इससे वैश्विक शांति भी खतरे में पड़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया की आलोचना सहने से बेहतर है संघ के एजेंडे से सरकार अपने को दूर करे। ये अलग बात है कि संघ के एजेंडे के बिना ये सरकार नहीं रह सकती। अब देखिए, आप हिंसा फैला के सरकार चला सकते, देश नहीं चला सकते, और पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी अगर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं हो सकता। आप यूनाइटेड नेशन के सदस्य राज्य हैं, अगर आपके देश में कोई मणिपुर जैसी घटना होती है तो यूनाइटेड नेशन को और उससे जुड़े हुए उसके जितने भी मेंबर मुल्क हैं, सबको बोलने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है मणिपुर के सवाल पे, जो यूरोपियन यूनियन ने जो रिजोल्यूशन पास किया है, वो निंदनीय है। इससे स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। बेहतर हो कि भारत
अपने मूल एजेंडे पे लौटे, जो उसका संविधान उसको बताता है, एक समावेशी राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, नहीं तो भारत की छवि वैश्विक स्तर पे बहुत खराब होती जाएगी। यही बातें आपसे कहनी थी। शुक्रिया।